हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख जेएनयू-वीसी ऑन एनसीईआरटी डिलेशंस देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राजव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में बदलाव पर क्यों है विवाद। बीते दिनों एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों में व्यापक फेरबदल हुए। इस बदलाव में लोकतंत्र, आवर्त सारणी, डार्विन सिद्धांत, मुगल आदि से जुड़े कई चैप्टर्स हटाए गए। इस फेरबदल ने कई तरह के विवादों को जन्म दिया। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध भी देखे गए। इस विवाद ने तब और ज्यादा तूल पकड़ा जब एनसीईआरटी के राजनीतिक विज्ञान की किताबों के मुख्य सलाहकार योगेंद्र यादव और सुहास पलशिकर ने पाठ्य पुस्तकों से अपने नाम हटाने की मांग की। उन्होंने एक तरफा और अतार्किक काट छांट का आरोप लगाते हुए एनसीईआरटी को पत्र लिखा। असल में जब 2005 में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम तैयार किया गया था, तब योगेंद्र यादव और सुहास पलशिकर उस सलाहकार समिति के मुख्य चेहरे थे जिन पर राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को तैयार करने की जिम्मेदारी थी। हालांकि इस आर्टिकल में हम इस विवाद पर नहीं जाएंगे, बल्कि इन बातों की चर्चा करेंगे कि रैशनलाइजेशन या युक्तिकरण के नाम पर जो बदलाव हुए हैं वे कितने तार्किक हैं। इस बदलाव के पक्ष और विपक्ष दोनों तर्कों को समझेंगे, जानेंगे कि किन बातों को ध्यान में रखकर ये फेरबदल हुए हैं और नई शिक्षा नीति की इसमें क्या भूमिका है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मुख्य बदलाव क्या हुए हैं और उनको लेकर क्या मानदंड अपनाए गए हैं। तो एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों से जुड़े अध्यायों में काट छांट का विवाद हम सभी जानते हैं। इसके अलावा दूसरे फेरबदल भी अहम है। 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में लोकतंत्र समेत कई अध्याय हटा दिए गए हैं। हाल ही में आवर्त सारणी के हटाए जाने की चर्चा जोरों पर थी। 9वीं और 10वीं की कक्षा से इसे हटा दिया गया है। हालांकि 11वीं कक्षा की पुस्तक में इसे शामिल कर दिया गया है। नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ी लगभग सभी चर्चा को हटा दिया गया है। कक्षा 12 की किताब से आपातकाल और उसके असर के बारे में दिए गए हिस्से को कम कर 5 पन्नों तक कर दिया गया है। कक्षा 6 की पुस्तक में वर्ण वाले भाग को आधा कर दिया गया है। कक्षा 6 की पुस्तक में वर्ण वाले भाग को आधा कर दिया गया है और कक्षा 6 से लेकर 12 की किताब में सामाजिक आंदोलन के 3 अध्याय हटाए गए हैं। कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताबों से खालिस्तान के संदर्भों को हटा दिया गया है। असल में इन बदलावों के लिए एनसीईआरटी को युक्तिकरण का कार्य सौंपा गया था। इसके लिए 5 मानदंडों पर विचार किया गया। सबसे पहला मानदंड यही था कि एक ही कक्षा के लिए विभिन्न विषयों में समान पाठ्य सामग्री की ओवरलैपिंग को खत्म किया जाए। दूसरा, अगर निम्न कक्षा और उच्च कक्षा में एक ही विषय में समान पाठ्य सामग्री है तो इसे किसी एक कक्षा से हटा दिया गया है। मुगल से जुड़े अध्यायों को हटाने में यही तर्क दिया गया है। आवर्त सारणी को स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम से नहीं हटाया गया, बल्कि इसे कक्षा 11 के सिलेबस में इकाई 3 में शामिल किया गया है। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के संदर्भ में भी यही किया गया है। कक्षा 12 की पाठ्यक्रम के 6ठे अध्याय में विस्तृत विवरण के साथ इसे शामिल किया गया है। तीसरा, जटिलता का स्तर भी देखा गया है। अगर कोई टॉपिक ज्यादा जटिल है तो उसे हटा दिया गया है, उसे बड़ी कक्षा के विषयों में शामिल कर दिया गया है। चौथा, यह भी ध्यान रखा गया है कि किन सामग्रियों को बच्चे आसानी से और स्वाध्याय से समझ सकते हैं और इसके लिए उन्हें शिक्षकों की ओर से अधिक सहायता की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा वर्तमान संदर्भ में सामग्री की प्रासंगिकता का भी ध्यान रखा गया है। जो सामग्री वर्तमान समय में अप्रासंगिक है उन्हें भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। यही वजह है कि एनसीईआरटी ने इस महत्वपूर्ण फेरबदल का बचाव किया है और इसे उचित बताया है। जारी बहस में एक और महत्वपूर्ण बात छूट गई कि ये पाठ्य पुस्तकें केवल इस वर्ष के लिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अकादमिक वर्ष 2024-25 से सभी क्लास की किताबें बदल सकती हैं। किताबों में होने वाला यह बदलाव पहली से लेकर 12वीं तक के लिए होगा। शिक्षा मंत्रालय 2024-25 तक नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत सभी क्लास के लिए नई किताबों को लाने की योजना बना रही है। इन किताबों को क्षेत्रीय भाषाओं में तो उपलब्ध कराया ही जाएगा, साथ ही साथ इन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ा जा सकेगा। ऐसी योजना है कि किताबों को तैयार करते समय क्षमता आधारित अप्रोच को अपनाया जाए ताकि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा सोचें और सीखे हुए कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भी यही कहा गया है कि विद्यार्थी को थ्योरी पढ़ाने से ज्यादा उनके प्रैक्टिकल पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए।
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक लाया गया है। इसमें 3 से 8 साल के बच्चों के लिए खिलौनों पर आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया है। इसके अलावा मिडिल और सेकेंडरी लेवल के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को अभी तैयार किया जा रहा है। इस बात की संभावना है कि इसे इस साल के अंत तक लॉन्च कर दिया जाएगा। इतना समझने के बाद आइए जानते हैं कि इन बदलावों के पक्ष में क्या तर्क हैं। दरअसल पाठ्य पुस्तकों को अपडेट करना एक नियमित प्रक्रिया है, लेकिन किसी भी पुस्तक, खासकर NCERT की किताबों में कोई भी परिवर्तन अचानक या बिना सोचे समझे नहीं होते। ये परिवर्तन विशिष्ट संदर्भों में किए जाते हैं। पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि कुछ परिवर्तन बदलती वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए किए गए हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर से संबंधित सामग्री का समावेशन शामिल है। मतलब ये कि मौजूदा वक्त में सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर की महत्ता को समझते हुए इसे सिलेबस में शामिल किया गया है। परिवर्तन हितैषियों का तर्क है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधारों के अनुरूप पाठ्य पुस्तकों को संशोधित किया जाता है। इस मामले में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पथ प्रदर्शन किया है। इसमें पाठ्य सामग्री के भार को कम करने और रचनात्मक मानसिकता के साथ अनुभवात्मक सीख के अवसर प्रदान करने पर बल दिया गया है। एक तर्क कोरोना महामारी के संदर्भ में भी दिया जाता है। दरअसल कोरोना महामारी के समय विद्यार्थियों की पढ़ाई खूब बाधित हुई। इससे उनकी लर्निंग या सीखने में कमी आई। इससे उन पर भार बढ़ गया। शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा भी इस बारे में चिंता व्यक्त की गई थी। इस परिदृश्य में अधिगम निरंतरता में तेजी से सुधार और छात्रों के समय के नुकसान की भरपाई को सुगम बनाने के लिए युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। इन तमाम तर्कों का हवाला देकर एक वर्ग NCERT के सिलेबस में हालिया फेरबदल को सही मानता है। तो चलिए अब समझते हैं कि इसके विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। पाठ्य सामग्री में हुए इस व्यापक फेरबदल के आलोचक इस बदलाव की कवायद को राजनीति से प्रेरित बताते हैं। उनका दावा है कि इसका मकसद भारत के इतिहास, संस्कृति एवं विविधता के लिए ऐसी कुछ पहलुओं को मिटाना या विकृत करना है जो शासन की विचारधारा के अनुरूप नहीं है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रगतिशील ध्येय से विसंगत बताया गया है, जहां आलोचनात्मक दृष्टिकोण, बहुविषयक अधिगम एवं विविधता के प्रति सम्मान पर बल दिया गया है। आलोचकों का आरोप है कि युक्तिकरण में पारदर्शिता की कमी है और शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज समूहों जैसे हितधारकों के साथ परामर्श नहीं किया गया है। इस बदलाव को कोरोना महामारी के कारण हुई पढ़ाई के नुकसान को दूर करने के संबंध में अनावश्यक एवं अप्रभावी बताया गया है। कहा जा रहा है कि इसे हल करने के लिए कक्षा स्तरीय हस्तक्षेप और शिक्षकों के सशक्तिकरण की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि युक्तिकरण से पाठ्यक्रम की व्यापकता एवं गहनता के बारे में भी चिंता उत्पन्न हुई है, क्योंकि आवर्त सारणी, डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत और फाइबर एवं फैब्रिक जैसे कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों को हटा दिया गया है। ऐसे में सवाल है कि इस मामले में आखिर क्या हो आगे की राह। आलोचकों का तर्क है कि कुछ मदों को हटाने की बात युक्तिकरण की अधिसूचना में शामिल नहीं थी, लेकिन इसका किसी साजिश से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह पुनर्मुद्रण की नियमित प्रक्रिया का परिचायक है, जहां अनावश्यक भ्रम से बचने के लिए मामूली परिवर्तन की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है। इसके अलावा ये कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं है, क्योंकि हितधारकों के सुझावों का ध्यान रखने के लिए पाठ्य पुस्तकों का पुनर्मुद्रण एक जारी प्रक्रिया है जो हर वर्ष होती है। परिवर्तन के ये निर्णय विशेषज्ञ पैनल द्वारा लिए गए हैं। पाठ्य पुस्तकों का हालिया युक्तिकरण महामारी के दौरान छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़े बोझ को कम करने के लिए एक आवश्यक आधारित अभ्यास है। NCERT से संलग्न विषय विशेषज्ञों के साथ साथ 25 बाहरी विशेषज्ञों के परामर्श के बाद परिवर्तन के निर्णय लिए गए हैं। कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में मौलाना आजाद के संदर्भ को हटाना युक्तिकरण की वर्तमान प्रक्रिया का अंग नहीं है। इस संदर्भ को वर्ष 2014-15 से ही हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी इसे बड़े विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि पूर्व में भी कई राजनेताओं का उल्लेख पाठ्यपुस्तकों में मौजूद नहीं रहा है। हालांकि फिर भी कुछ बातों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए, बल्कि सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि पाठ्यक्रम विकास और संशोधन प्रक्रिया अधिक सहभागितापूर्ण, पारदर्शी एवं साक्ष्य आधारित हो। मतलब ये कि NCERT को निर्णय लेने की प्रक्रिया में विशेषज्ञों, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों को शामिल करना चाहिए तथा किसी भी बदलाव या विलोपन के पीछे के तर्क एवं साक्ष्य को सार्वजनिक रूप से साझा करना चाहिए। दूसरा ये कि NCERT को पाठ्यपुस्तकों की उपयोगकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक एवं सुझावों पर भी विचार करना चाहिए और शिक्षा क्षेत्र में नवीनतम शोध एवं सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के आधार पर
संशोधन करना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है कि गलत अफवाह या पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के अभाव से ऐसी प्रक्रियाएं कमजोर होती हैं। इस संदर्भ में कोई भी विवाद या बहस करने से पहले संदर्भ और तथ्यों को ध्यान में रखा जाना जरूरी है। तीसरा ये कि पाठ्य से इतर गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। खेल जैसी पाठ्येतर गतिविधियों को भी पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना चाहिए। खेलों में भागीदारी से न केवल शारीरिक सेहत बनाए रखने में मदद मिलती है, बल्कि सामाजिक कौशल, टीम वर्क और नेतृत्वकारी गुणों को भी बढ़ावा मिलता है। इससे छात्रों को शैक्षणिक गतिविधियों से इतर भी अपनी रुचियों, अभिरुचियों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान होता है। नई शिक्षा नीति 2020 में इसी अप्रोच को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। हालांकि इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चों को हर चीज से अवगत कराया जाए। एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम पर भी विचार करना चाहिए कि नए सिलेबस के आने से भारत को क्या फायदा होगा और इससे हमारी सांस्कृतिक विरासत को क्या लाभ होगा। तो आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल को। सवाल है, नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में समझाइए कि पाठ्य सामग्री में हालिया परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है।